Hello everyone, welcome back to Jobs Adda. Today we will do proportion based questions. थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि proportion मेरे को पूरा खत्म करना है. थर्ड proportion, फोर्थ, मीन, वो जो x वाले क्वेश्चन आते हैं, हर प्रकार का क्वेश्चन जो proportion पे बन सकता है वो मैं आज खत्म कर दूंगा इस वीडियो में. सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या चीज़ है. और जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर 12, 10 और 8 ही है. 2 बच्चों ने सही आंसर दिए, तो वेल डन. आगे भी ऐसे ही आंसर देते रहो. तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. प्रोपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. क्या मतलब हुआ इस चीज का? दो रेशियोज का आपस में बराबर होना. जैसे मैं आपसे पूछूं ये बराबर होंगे कि नहीं, यू विल से डेफिनेटली यस, क्योंकि ये भी तो कट के 3/4 ही बनेगा. अगर आप इनको 4 के टेबल से काटो तो 4 3 से 12, 4 4 से 16, यानी ये दोनों रेशियोज बराबर हैं कि नहीं. तो बराबर होने को ही प्रोपोर्शन बोलते हैं. देखो ना, दो रेशियोज का क्या होना? बराबर होना. इक्वालिटी, बराबर. दो रेशियोज बराबर तो वो प्रोपोर्शन में है. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप बोलोगे 3:4 इज इन प्रोपोर्शन विद 12:16. ये प्रोपोर्शन का फॉर्मेट होता है. यानी कि प्रोपोर्शन के लिए 4 नंबर चाहिए. 4 ही है. 1 2 3 4. मतलब अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो वो प्रोपोर्शन में है, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. एक ही बात होती है, क्योंकि इस टू का मतलब होता है अपॉन, और ये जो साइन होता है, ये 4 डॉट्स, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू. क्योंकि इनको जोड़ के इज इक्वल टू बना सकते हो. कैसे भी याद रख लो, याद ही रखना है एक तरीके से. अब आप प्रोपोर्शन की डेफिनेशन समझ के कि दो रेशियोज अगर बराबर है तो दे आर इन प्रोपोर्शन. अब इससे आगे क्या क्या चीजें डिराइव होंगी वो देखो. इफ अगर 4 वैल्यूज प्रोपोर्शन में हैं तो क्या रिजल्ट ट्रू होगा? देन a मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई c. अगर आपने कभी 7th की या 6th की बुक विजिट की होगी तो उसमें प्रोपोर्शन है, और इस रिजल्ट को लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. समझाता हूँ ये क्या हुआ. देखो, एक्सट्रीम्स किसको बोलते हैं? एक्सट्रीम्स बोलते हैं जो बिल्कुल एंड में आ रहे हैं. जैसे यहाँ एंड में कौन आ रहा है? ए. यहाँ एंड में कौन आ रहा है? डी. अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एक्सट्रीम वर्ड वहां बहुत इस्तेमाल होता है सिटिंग अरेंजमेंट में. बोलते हैं ए इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. तो एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल कॉर्नर, या इस तरफ या उस तरफ. तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ले रहा हूं तो ए और डी का ही लूंगा. ए और डी का ही लिया. बराबर होना चाहिए मीन्स के प्रोडक्ट के. मीन्स होते हैं अंदर वाले. तो मीन्स में कौन कौन आएंगे? बी और सी आएंगे ऑब्वियसली. तो बी और सी का प्रोडक्ट. अब ये सच में बराबर होते हैं कि नहीं वो चेक कर लेते हैं. वैसे ये नोट कर लो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर 4 वैल्यूज किस में है? प्रोपोर्शन में है. स्क्रीनशॉट लेते हो साथ साथ में, यहाँ आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. अभी मैंने प्रोपोर्शन में लिखा था, कुछ और लिख लेते हैं इस बार. लिख लो 6/11, और यहाँ लिख लो ऑब्वियसली दे आर इन प्रोपोर्शन. हमें देख के पता चल रहा है, लेकिन कल को अगर किसी को देख के नहीं पता चलता है तो उसको क्या करना है? उसको मेरी वाली बात याद करनी है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर निकला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो हम बोल देंगे कि ये प्रोपोर्शन बना रहे हैं. अगर प्रोपोर्शन में गिवन है तो ये चीज ट्रू होगी, और अगर ये चीज ट्रू है तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. यानी वाइस वर्सा भी ट्रू है. कि मान लो आपको ये नहीं पता है प्रोपोर्शन बना रहे हैं कि नहीं, आपको क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यूज दे दी हैं 4,
और आपसे पूछने की बताओ ये प्रोपोर्शन है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने पहले का और चौथे का प्रोडक्ट करना है। देखो ये फॉर्मेट हमेशा ऐसा होता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अगर इसको मैं प्रोपोर्शन फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये ऐसे नहीं बनेगा, 6 11 इज इन प्रोपोर्शन विद 18 33। तो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे कौन आएंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम्स में आएंगे 6 और 33, यानी कि 6 और 33 का प्रोडक्ट इस साइड करो और बीच वाले कौन है 11 और 18, 11 और 18 का प्रोडक्ट यहाँ करो, डेफिनेटली बराबर आएगा क्योंकि 33 6 198 होता है और 11 इंटू 18 भी 198 होता है। तो अगर चीज़ें प्रोपोर्शन में हो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एक तरह की और तो कुछ नहीं है, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो वो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो बराबर होंगे ही, कॉमन सेंस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। देन इसके बाद क्वेश्चन किस पे बनता है, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब चीजें क्या है आपको पता है। प्रोपोर्शन के लिए 4 फैक्टर होने चाहिए, ए बी सी डी। तो मान लो उसने डी क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको पहले 3 दे दिए, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो कोई मुश्किल काम है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, आपको ये 3 वैल्यूज तो गिवन है ना, ये और ये, वो नहीं पता उसको एक्स मान लेना। और फिर मेरी बात याद करना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स पे कौन कौन है, एक्सट्रीम्स पे साफ साफ दिख रहा है कि ए और एक्स एक्सट्रीम्स में है, तो आप बोलोगे ए मल्टीप्लाई एक्स बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से एक्स निकालना होगा, तो कोई बड़ा मुश्किल काम है क्या, बी इंटू सी बाई ए। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप ऑन स्पॉट ये सब कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद कर लो कि बी इंटू सी अपॉन ए, कोई फायदा नहीं होगा। आराम से अगर फोर्थ वाला पूछा तो फोर्थ वाले का एक्स मान लो। अब फोर्थ वाला वो नहीं पूछता आजकल पेपर में, क्योंकि ये तो बड़ा ही लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया, बहुत छोटे लेवल का, और ये एग्जाम में पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। वो पेपर में क्या पूछेगा आपसे, एक चीज तो है ये, खैर नोट तो कर ही लो, एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा बात की बात है। नेक्स्ट चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है सही चीज, जिसमें वो आपसे पूछेगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, जो आप पेपर में पूछा भी जाता है। अब ये मत सोचना कि थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तो आपको फोर्थ दे रखेगा, मतलब ये फॉर्मेट नहीं होगा कभी भी कि आपको ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी मिस किया और आगे डी दे दिया हो ना, फिर इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मेट नहीं होगा, वो दे देगा आपको सिर्फ 2 नंबर, ए और बी, और आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शनल। आप खुद से क्वेश्चन करोगे यार, ये क्या बदतमीजी है, 2 वैल्यूज देके थर्ड पूछ रहे हो, जबकि प्रोपोर्शन में टोटल कितने होते हैं, प्रोपोर्शन में टोटल होते हैं 4, 2 से तो काम नहीं चलेगा, 2 ही वैल्यूज दी ना। फोर्थ वाले में तो ओके था, ए भी पता था, बी भी पता था, सी भी पता था, डी पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। यहाँ आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है और वैल्यू कितनी दे रहा है क्वेश्चन में, 2। जब आगे क्वेश्चन करवाऊंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आइडिया ले लो कि वैल्यू सिर्फ 2 देगा और थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, तो आपको पता है भाई प्रोपोर्शन के लिए 4 वैल्यूज चाहिए। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेलना है, वो क्या करना है, आपने बोलना है ठीक है 2 वैल्यूज दे दी तूने कोई बात नहीं, आपने इस वैल्यू को एक्सटेंड करना है, आपने इस वैल्यू को फिर से लिखना है, और ये वाला मिसिंग है। क्या किया हमने यहाँ पे, आपको 2 वैल्यूज गिवन थी लेकिन आपको 4 चाहिए प्रोपोर्शन के लिए, तो सिर्फ तीसरी मिसिंग है, तो ये मतलब नहीं कि 3 वैल्यू से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने क्या किया, जो 2 गिवन थी वो दूसरी वाली आपने फिर से लिखी, दूसरी वाली आपने फिर से एक्सटेंड करनी है, और आपको एक्चुअल में फिर से कौन सा प्रोपोर्शन निकाल के देना, चौथा। आपको दूसरी वाली ही 2 बार लिख देनी है ताकि वो 3 वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए, और चौथा वाला ही निकालना। तो पता कैसे निकालते हैं इसको, एक्स मान, फिर से वही ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू बी, तो एक्स आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी तक 2 बातें पढ़ी, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। फोर्थ बहुत इजी था, थर्ड में थोड़ा सा काम करना है आपको कि जो भी सेकंड वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने का मतलब उसको फिर से लिखना है तीसरे नंबर पे, और एक्चुअल में आपने कौन सा वाला फाइंड करना है, चौथा।
मांगा उसने तीसरा है, लेकिन हमारी नजर में वो चौथा होना चाहिए, एक्चुअल में तीसरा ही है। देख लो एक और ये तो सेम ही है, बट ये एक तरीका प्रोपोर्शन पूरा करने का, इसको एक्सटेंडेड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इतनी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर होगा। फिर अगली चीज क्या ध्यान में रखनी है, अगली चीज है मीन प्रोपोर्शनल, ये आखिरी चीज है इसमें। मीन प्रोपोर्शनल टर्म कब एराइज होगी, जब आपको कॉर्नर वाली दो चीजें दी होंगी। प्रोपोर्शन के लिए चार चीजें होती हैं, जब आपको ये वाला फैक्टर भी गिवन होगा, और जब आपको ये वाला फैक्टर भी गिवन होगा, और बीच वाला गिवन ही नहीं होगा, तब आपसे वो क्या पूछेगा, मीन प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन की वैल्यू पता क्या होगी, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई वो गिवन होंगे, इस एक्सट्रीम वाला और उस एक्सट्रीम वाला गिवन होगा, बीच वाला नंबर नहीं कोई भी गिवन होगा। तो आपने क्या करना है, बीच में दोनों जगह सेम नंबर एज्यूम करना है, यानी यहाँ भी बी लिख दो, यहाँ भी बी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। बीच में एक ही नंबर को दो बार रिपीट करना है, और वही मीन प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों नंबर क्या होते हैं, ये मीन्स होते हैं ना। एंड वालों को एक्सट्रीम्स बोलते हैं, बीच वालों को मीन्स बोलते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल अगर मांगे तो आपने बीच वाले दो नंबर खुद से सेम एज्यूम कर लेने हैं। फिर अपना वाला तरीका लगाना है कि इसका इसका प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आपसे तो मीन प्रोपोर्शनल मांगा है, यानी बी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई आ गया, तो बी आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। यानी मीन प्रोपोर्शनल की डिमांड की हो ना, तो कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज गिवन है उनको रूट में डाल दो, खत्म। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स और वाई गिवन था ना, तो जो फाइनल आंसर है वो क्या है, वो अंडर रूट एक्स वाई नहीं आया। तो मीन प्रोपोर्शनल सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना है, जो गिवन वैल्यूज है उनको रूट में डालो, मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। अब ये है कि आपको इतना इन डेप्थ जानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, कोई ऐसा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद कभी एमटीएस में आया होगा, बट इतना जरूर है कि ये आया है पेपर में। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 एंड 20। मैंने बोला था आपको, जब भी वो थर्ड प्रोपोर्शनल की डिमांड करेगा, वो आपको दो ही नंबर देगा, और आपको पता है प्रोपोर्शन में चार पूरे करने होते हैं, तो पहले फॉर्मेट कंप्लीट करो। तो 10, 20, क्या बोला था मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल के केस में, कि 20 को एक्सटेंड करना, तो करो एक्सटेंड भाई, 20 फिर से लिखो, और जो चाहिए उसको x मान लो। तो जो चाहिए वो एक्चुअल में चौथे नंबर पे बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अब क्या ही दिक्कत है, अब आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 20 गुना 20, जीरो से जीरो कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 40। कोई मुसीबत वाली बात नहीं, कोई मुश्किल टेंशन वाली कोई बात नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लाइक फोर्थ प्रोपोर्शन में कोई टेंशन नहीं, थर्ड में आपने ये एक्सटेंशन करना होता है सेकंड वाली वैल्यू का, सेकंड वाली वैल्यू 20 थी, तो 20 को दो बार लिखना था, पर ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए चार नंबरों वाला। प्रोपोर्शन का मतलब ही यही है कि चार नंबर पूरे हों, और ये फिर क्या रोल प्ले कर रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल का रोल प्ले कर रहा है, जो हमसे पूछा हुआ है, थर्ड वाला ही पूछा ना, बट ये आता चौथे नंबर पे है। तो थोड़ी सी क्या बोले, मैथ में ये सब चीजें हैं यार, मतलब अजीब है, ये देखा जाए तो आता चौथे नंबर पे है, बोलते थर्ड प्रोपोर्शनल है, कि ये वैल्यू तो रिपीट हो रही है, तो ये एक्चुअल में तीसरा ही हुआ, कैसे भी समझो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ कौन नहीं निकाल लेता, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो आप कर सकते हैं बहुत आराम से। देखो जब फोर्थ पूछा है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब तीन वैल्यूज पक्का दी होंगी, और ऑब्वियसली तीन वैल्यूज गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, डी निकालना है। इसको लिख लो एक बार, 189 is to 273 is in proportion with 153 is to x। x आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। बस अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी इसका इसका प्रोडक्ट और इसका इसका प्रोडक्ट। एक्चुअल में प्रोडक्ट करने बैठ नहीं जाना, मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा।
कि 189 इंटू एक्स इज इक्वल टू 273 इंटू 153। एक्स बराबर 273 इंटू 153 बटे 189। 189 आ जाएगा आपका 9 8 17 18 9 के टेबल में 5 3 8 और 1 9। ऊपर वाली दोनों चीजें 9 के टेबल से कटती हैं, काट दो। 9 के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स। और अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 बन जाए या 9 का कोई मल्टीपल बन जाए तो वैल्यू 9 से कटेगी। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 15 में से 9 गए 6, 63, 9 7 ज़ा 63। 21 आता है 3 के टेबल में और ये भी आता है 3 के टेबल में। 3 7 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। और अगर आपको 13 का टेबल आता तो पता होगा, 13 सत्ते 91, 13 7 ज़ा 91, तो ऑब्वियसली 7 13 ज़ा भी 91। ये 91 को देख के दो ही टेबल दिमाग में आने चाहिए, 13 का और 7 का। तो मुझे ये 7 दिख रहा है, तो 7 एकम 7, 7 गुना 13, तो 13 को 17 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। मैं नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं यूनिट डिजिट देखूंगा। यहाँ दिख रहा है 3, यहाँ दिख रहा है 7, 3 सत्ते 21, एंड में 1 आएगा। एंड में 1 एक ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में एंड में 1 ही नहीं है, तो पूरा मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लेना है, आपको तो करेक्ट ऑप्शन निकालना है जो कि यूनिट डिजिट से निकल रहा है। बाकी पूरा मल्टीप्लाई करने की इच्छा है तो वो भी कर देते हैं। 13 इंटू 17, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 1 9 और 3 12, 1 और 1 2, 221 ही आएगा ऑब्वियसली। तो देख लो, फोर्थ प्रोपोर्शनल में तो कुछ नहीं करना भाई, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। तो टेबल्स मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था कि मेरी आपसे 3 ही रिक्वायरमेंट्स हैं कि 20 तक टेबल याद करने हैं, 20 तक स्क्वायर याद करने हैं, 10 तक क्यूब याद करने हैं। और जिस बच्चे ने वो किए होंगे ना मेरे कहने पे, वो सच में खुद को मैथ में अच्छा महसूस कर रहा होगा कि यार मेरा डेवलप हो गया, मैं क्वेश्चन में फंसता नहीं हूँ। अगर क्वेश्चन शुरू कर लेता हूँ, क्वेश्चन समझ लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आंसर तक पहुंच जाता हूँ। अगर कैलकुलेशन वीक है तो आप फंस जाते होंगे। आपको मे भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, आप क्वेश्चन में समझ लेते हो उसको क्या चाहिए, आप बनाना भी शुरू करते हो, बट अगर आपकी कैलकुलेशन खराब है तो आप कहीं ना कहीं बीच में गलती कर बैठोगे और फिर चारों ऑप्शनों में से आपका कुछ नहीं आएगा, आपका अलग सा आंसर आएगा। फिर मोरल डाउन होगा आपका, अब लगेगा यार मैथ्स बेकार चीज़ है, ये क्या है, मैंने मेहनत भी की निकला कुछ नहीं। कैलकुलेशन पे वर्क करो। फिर देखो, अगर आपने कभी बैंक क्लर्क या बैंक पीओ की तैयारी की होगी फिर तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि फिर बैंक का पेपर ऐसे निकलता ही नहीं है। वहां आपकी कैलकुलेशन खच्चरों जैसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतना घिसाना पड़ता है, दैट्स वाई मैं खच्चर वर्ड यूज कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा वही रेपिटेशन वाली मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर क्यूब सब याद में होने चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन नॉर्मली तो नहीं हो सकते। नॉर्मली आप सोचो कि मैं अपने कंसेप्ट से, अपने दिमाग से 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कर लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कुछ नहीं याद करके जा रहा हूँ, मैं अपनी स्किल से कर लूंगा तो नो। वहां वो रट्टू तोता बनना पड़ता है, बैंक में भी बनना पड़ता है, आईएएस में भी बनना पड़ता है, दो जगह बहुत घिसाना पड़ता है अपने आप को। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12, ये आप खुद करोगे और जल्दी से आंसर वेरीफाई करोगे। वीडियो पॉज कर लिया करो, और जब कोई क्वेश्चन लगे कि ये डूएबल है, हम खुद कर सकते हैं, तो मस्ट ट्राई। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन। थर्ड प्रोपोर्शन मांग गया तो अब मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, मेरे को पता है थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना होता है। 6 और 12 दिए हैं तो मैंने 12 एक बार फिर से लिखना है, और फिर आगे x की वैल्यू निकालनी है। फिर मुझे पता है इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 6 गुना x बराबर 12 गुना 12, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, x बराबर 24। अब आया एक बढ़िया क्वेश्चन, इसको करते हैं एंड में। अब भी कराऊंगा आप डर जाओगे, पहले थोड़ा इजी वाला करते हैं। हम्म, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द सम, सम चाहिए किस किस का, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, एंड और किसका सम चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 4। एक बार तो मीन प्रोपोर्शनल निकालो,
एक बार तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, उन दोनों को प्लस करो, जो आंसर आएंगे वो चाहिए उसको सम चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, उसको सम चाहिए किस किस का, मीन प्रोपोर्शनल उन दोनों का, थर्ड प्रोपोर्शनल इन दोनों का। तो अलग अलग से दोनों चीजें सॉल्व करेंगे। यहां निकालते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया मीन प्रोपोर्शनल में कोई दिमाग नहीं लगाया जाता, जो वैल्यूज गिवन होती है उनको रूट के अंदर डाल दो सीधा सीधा। तो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.8। अब ये कैलकुलेशन करनी है, आप कैसे भी करो, ये तो आपको मेरे से उतारने की जरूरत नहीं है, मैं चलो आपके सामने बिल्कुल बच्चों की तरह ही करता हूँ। टू के टेबल से काट लेते हैं। 254 ज़ा, 25 ज़ा, 224 ज़ा, 25 ज़ा, तो नीचे तो बन जाएगा 25, ऊपर बन गया 54। 54 को लिख लो 9 गुना 6, और 24 को लिख लो 6 गुना 4। लिख सकते हो ना? 54 होता है 9 इंटू 6, 24 होता है 6 इंटू 9। ऐसा मैंने क्यों करवाया वो भी देखना। मल्टीप्लिकेशन से तो बच गए हम। अब आपने बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी, जो चीज़ रूट में 2 बार आती है वो रूट से बाहर आ जाती है। जो चीज़ रूट में 2 बार आएगी वो रूट से बाहर आ जाएगी। तो रूट में 6 कितनी बार दिख रहा है? रूट में 6 दिख रहा है 2 बार, तो एक 6 बाहर आ जाएगा। नीचे 25 है, 25 का क्या बन जाएगा 5, वो भी बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बचा? पीछे बचा 9 इंटू 4। तो यार आपको नहीं पता 9 इंटू 4 क्या होता है? 9 इंटू 4 36 होता है, और 36 का रूट क्या होता है? फिर से 6 होता है, यानी एक और 6। तो 6 इंटू 6 36/5। आपने कैसे भी किया होगा 36/5 ही आएगा। इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे क्योंकि पॉइंट्स में आंसर सारे बाद में करते हैं, वरना अभी करना अभी कर लो। 36/5 होता है 72, 7.2। चलो एक आंसर आ गया 7.2। अब निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शन किस किस का, 2 और 4 का। थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए किस किस का, 2 और 4 का। कैसे निकालते हैं? लिखो 2, फिर लिखो 4, फिर से लिखो 4, और फिर ये वाला हमें निकालना है। तो यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बराबर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 4, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, एक्स आ गया 8। एक आंसर आ गया 8, एक आंसर आ गया 7.2। यार दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 15.2, और 15.2 होना चाहिए ऑप्शन में। कैसे नहीं होगा ऑप्शन में? अगर हमने सब सही किया है तो वो ऑप्शन में होगा। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू मस्ट हैव, कि अगर मैंने क्वेश्चन निकाला है तो ऑप्शन में वो होना ही होना है, और अगर नहीं है तो देयर मस्ट बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो रिविजिट करना है, घबराना नहीं है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यार, आप खुद ही बना सकते हो। पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड मैच द आंसर विद मी। होपफुली आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, ताकि आपको घर पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ना करनी पड़े। ये जो वीडियो में मैं कंसेप्ट देने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ ना, पर मैं 2 क्वेश्चन करवा के वीडियो खत्म कर दूँ। वीडियो भी 10 मिनट की बनेगी, मेरे व्यू भी बड़े ज़बरदस्त आएंगे, क्योंकि बच्चों को लगेगा 10 मिनट में कोई मैजिक हो गया। बट सिर्फ उस मैजिक से काम नहीं चलेगा। उस मैजिक को जब घर पे आधा घंटा नहीं ना करोगे आप, तो तब तक आपकी मैथ में गेम नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं वीडियो में क्वेश्चन ज़्यादा लेता हूँ, वरना मुझे भी पता है वीडियो की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना कम देखा जाएगा उस वीडियो को। क्योंकि बच्चे में पेशेंस नहीं है, बच्चे को चाहिए कुछ जादू, कुछ 5 मिनट में, कुछ 6 मिनट में मिल जाए, कि मैं बस रात को वो वीडियो देख लूँ और सुबह मेरे लेवल का कोई मैथमेटिशियन ना हो। तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ऐसा फिल्मों में भी नहीं होता, तो रियल लाइफ में तो भूल ही जाओ। यहाँ हर चीज स्ट्रगल के बाद मिलती है, और स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो चाहिए किस किस की? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, और साथ में क्या चाहिए? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस। अगेन दो चीजें अलग अलग से निकालनी है, और उनका इस बार क्या मांगा है? रेशो। पिछली बार क्या मांगा था? सम। सम था तो प्लस कर दिया, इस बार रेशो है तो रेशो फॉर्मेट में रखेंगे। तो एक साइड पे मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शनल सबसे इजी चीज है भैया, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। किस किस का है? 1.8 इंटू 3.2।
अगर आपको पॉइंट से कोई तकलीफ नहीं होती तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो। मुझे पॉइंट से बहुत दिक्कत होती है, मेरे को ऐसे आदत है। नीचे 2 बार 10 आ रहा है तो एक बार तो 10 बाहर आ जाएगा, बट नीचे 10 नीचे है तो भाई नीचे ही रहेगा, 10 ऊपर मत ले जाना। ऊपर जो चीजें मैं वो तोड़ के लिखूंगा रूट के अंदर। 10 जो है वो रूट से बाहर आ गया, 10 के ऊपर रूट मत डालना। 10 2 बार आ रहा था, 2 बार आने वाली चीज रूट से बाहर आ जाती है। 18 को लिख लो 2 गुना 9, और 32 को लिख लो 2 गुना 16। मैं ब्रेक करना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन करने में कोई मजा नहीं आता। अब फिर से वही लॉजिक लगाओ कि 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 बार। कोई चीज 2 बार आएगी तो रूट से बाहर आ जाएगी, तो 2 को बाहर ले आओ। 10 तो ऑलरेडी है, रूट के अंदर क्या रह गया, 16 इंटू 9। भाई 9 का रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है 3, तो रूट बचेगा ही नहीं। 9 का रूट हो गया 3, 16 का रूट हो गया 4, सब बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा रूट में। बीच में मल्टीप्लाई की साइन डाल लो, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24/10, 24/10। इसको ऐसे ही छोड़ दो, मत काटो। रेशो चाहिए तो हम क्यों इसको पॉइंट में लेके जाएं, रेशो पॉइंट में होती है नहीं, ना ही रेशो फ्रैक्शन में होती है, तो शायद इसका 10 वहां कैंसिल हो जाएगा, मे बी। अब हम निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए 5 और 3 का। देखो, कुछ रटने की जरूरत पड़ रही है, मैं बार बार वो फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप भी जाए कि थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी आएगा तो सेकंड वाले को रिपीट कर लेंगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट रेपिटिशन। लोग कहते हैं ना कि हम बड़े तेज हैं मैथ में, कैसे बने हो, रिपीट कर करके। नोबडी इज बॉर्न मैथमेटिशियन। 5 इंटू एक्स, 3 इंटू 3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/5। 3 इंटू 3 9, 5 नीचे चला गया। थर्ड प्रोपोर्शन भी आ गया, मेन प्रोपोर्शन भी आ गया, इनका रेशो निकालना है। तो रेशो कौन सा मुश्किल काम है, रेशो ऑफ मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। पहले मीन है तो पहले मीन लिखेंगे, कितना था 24/10, और ये कितना है 9/5। 5 के टेबल से 10 काट दूंगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 से 12 काट दूंगा, 2 1 जा 2 12 जा 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, 12 और 9 भी कट जाएंगे, 3 3 जा 3 4 जा, तो यहां बचा 4, वहां बचा 3, 4:3। ये काटने छाटने वाला काम खुद कर लिया करो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा। मेन काम है कि आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना तरीके से, आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तरीके से दोनों चीजें निकाल ली, फिर रेशो में रखनी है। तो रेशो में जब रखनी है तो चीजें कटनी तो चाहिए। रेशो मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अब उसमें कुछ नहीं कटना चाहिए। तो बताओ 4 और 3 में कुछ कट सकता है, 4 और 3 में कुछ कॉमन ही नहीं है, बट जब तक कॉमन है तब तक काटेंगे हम। मुझे 5 और 10 में 5 कॉमन दिखा, मैंने काट दिया। मुझे 10 और 24 में 2 कॉमन दिखा, मैंने काट दिया। 2 5 जा 2 12 जा। मुझे 12 और 9 में 3 कॉमन दिखा, मैंने काट दिया। 3 3 जा 3 4 जा। अब नहीं कट रहा तो बस 4:3 आंसर। अब उस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं जो हमने पहले स्किप किया था। वो था क्वेश्चन नंबर, हाँ ये वाला। एक कोशिश तो आपके द्वारा बनती है इस क्वेश्चन पे, तो स्क्रीनशॉट लो और कोशिश तो करो। ऐसा मत सोचना कि मैंने मुश्किल बोला है तो सच में बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं है, आराम से कर लेंगे। क्या डिमांड है क्वेश्चन की, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर फाइंड करो सच दैट जिनका मीन प्रोपोर्शन कितना हो 18। इस बार भाई मीन प्रोपोर्शन का आंसर दे दिया, वो मीन प्रोपोर्शन है किस किस का वो नहीं पता, वो नंबर फाइंड करो। यानी इस बार नंबर नहीं पता। मैंने क्या बोला था कि अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो उन नंबरों को रूट के अंदर रख लेना। इस बार नंबर ही नहीं पता, इस बार आंसर पता है। यानी ये जो इतनी बात लिखी है इसका मतलब है कि मीन प्रोपोर्शन कितना है 18। दैट मीन्स ये जिन 2 नंबरों का है वो नहीं पता मेरे को, इतनी बात पता है मेरे को सिर्फ।
कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा के बराबर 18 है, दैट्स इट। और क्या दिया है, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। और वही नंबर जो आपने पहले एज्यूम किए x और y, उनका थर्ड प्रोपोर्शन 144 है, तो वो इस साइड सॉल्व करेंगे। इस बार भी थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर दे दिया। हमें आमतौर पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को बोलते हैं, यहाँ आंसर दिया है। थर्ड प्रोपोर्शन कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे है। किस किस का, x और y का। तो मेरे को पता है कैसे लिखते हैं, x इज टू वाई इज इन प्रोपोर्शन विद y इज टू 144। भाई जो समझदार लोग हैं वे समझे होंगे कैसे लिखा। थर्ड प्रोपोर्शन गिवन है, वो जो मैं आमतौर पे x मानता हूं ना, वहां पे 144 पहले से दिया हुआ है। और वो जो मेरे को नंबर्स दिए होते थे वो नहीं पता। अब ये जो मैंने y 2 बार लिखा है, ये आप जानते हो कि सेकंड नंबर को 2 बार लिख देना होता है, तो इतना आप समझते हो। अब यहां से मैं दोनों जगह से x और y सॉल्व नहीं कर सकता, मजे से कर सकता हूँ, बट ये दो चीजें लिख पाने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा। और वो आ जाता है, विद प्रैक्टिस बनती है बातें। कई बार हमें बड़ी सिंपल सी बात होती है और वो पहले क्वेश्चन में नहीं पता चलता, फिर जब हम सिमिलर एक और क्वेश्चन करते हैं, अरे ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, ये बाद में समझ आता थोड़ा। तो पेशेंस और खुद पे विश्वास। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं यार, अब तो मैं थक गया बता बता के। x इंटू 144 इज इक्वल टू वाई इंटू वाई। थोड़ा इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ क्या स्क्वेयरिंग कर ले, अगर रूट खत्म कर रहे हैं तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं जी। तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो x इंटू वाई आ जाएगा 18 गुना 18। 18 इंटू 18 324 होता है, स्क्वायर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब मैं यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ और वहाँ डाल देता हूँ। तो किसकी निकालें, x की निकालें कि y की निकालें, x की निकालते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 18 बटे वाई। कुछ नहीं किया, y को नीचे भेज दिया। अब ये जो x की वैल्यू है ये वहां डाल दूंगा मैं, तो वो सारा क्वेश्चन y में हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। ये जो x दिख रहा है मैं इसकी जगह ये वैल्यू डाल दूंगा, ये x की तो वैल्यू है, तो x की जगह ये डाल देंगे। 18 इंटू 18 बटे y इंटू 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। y इंटू वाई स्क्वायर होता है, और जब ये नीचे वाला y भी वहां मल्टीप्लाई होने जाएगा तो y क्यूब बन जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करने के मूड में तो मैं नहीं हूं, तो मैं इसको ब्रेक ही करूंगा। वाई क्यूब बराबर क्यूब, अगर इस साइड बना है तो ये मेरा अंदर भी क्यूब बनेगा, ये गारंटीड बात है, वरना आंसर इतने सिंपल नहीं होते अगर क्यूब नहीं बन रहा होता। तो क्यूब बनेगा, अब देखो मैं कैसे तोड़ के क्यूब बनाऊंगा। करने को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 324 को 144 से और फिर क्यूब रूट निकाल लूँ, बट इतना टाइम किसके पास है, आराम से देखो। मैं 18 को लिख सकता हूँ, क्या लिखें, 6 इंटू 3 लिख लें, ठीक है 6 इंटू 3 लिख लेते हैं। और इस वाले 18 को भी 6 इंटू 3 लिख लेते हैं। और 144 होता है 12 इंटू 12। 144 जानते हो ना 12 का स्क्वायर होता है। यहाँ से एक अच्छी चीज सिखाऊंगा कि कभी कभी थोड़ा कम एफर्ट करके भी ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। मैं एक क्यूब की तलाश में, और क्यूब तभी बनता है जब एक ही चीज 3 बार आए। मैं यहाँ एक ही चीज 3 बार बना दूंगा, ध्यान से देखना। और मैं जबरदस्ती नहीं बना रहा हूँ, खुद से बनी हुई थी, बस छुपी हुई थी, उसको ढूंढना हमारा काम है। तो अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं तो ये देखना, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये 6 6 का कितना हो गया, 36। एक 36 मिल गया, एक 36 मिल गया हमें। फिर ध्यान से देखो, ये 12 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, 12 3 सा भी कितना होता है 36, एक और 36 मिल गया। और एक और 12 दिख रहा है और एक और 3 दिख रहा है, तो 12 3 सा फिर से क्या हो गया 36, तीन 36 थे भाई ये छुपे हुए। ये सारी मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आंसर आएगा वो 36 का क्यूब होगा। 36 इंटू 36 इंटू 36 इज 36 का क्यूब। तो ये 3 बार लिखने से बेटर है कि भाई आप इसको ऐसे लिखो, और दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 36। जैसे y की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, x निकल जाएगा। कैलकुलेशन रिड्यूस करनी है, इतना मुश्किल क्वेश्चन है ना ये कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन रिड्यूस कैसे करते हैं वो देखो। मैं बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में, वरना मल्टीप्लिकेशन करते करते जान निकल जाए बंदे की। y की वैल्यू 36 आई है,
ये y की वैल्यू यहाँ 36 डाल दो, 18 के टेबल से 36 कट जाएगा 2 बार, 18 वन जा 18 टू जा, 2 से ये 18 कट जाएगा, 2 वन जा 2 नाइन जा, x की वैल्यू आ गई 9। तो मैंने दोनों नंबर निकाल लिए, एक आ गया 9, दूसरा आ गया 36। ये ऑप्शन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्योंकि ये शायद कभी मेंस में आया हुआ किसी पेपर के, ये प्री का लेवल नहीं है। प्री में तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आप किसी क्वेश्चन पे 1.5 मिनट 2 मिनट खराब कर सको। अब मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपको नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमने निकाला ये फील भी आनी चाहिए ना आपको कि क्या ये सच में आंसर सही है कि नहीं। तो देखो है, बिल्कुल निकलेगा आंसर सही। मेरे को पता है आंसर है ये, तो अब मैं आंसर से इनवर्स अप्रोच लगाऊंगा और उस तक पहुंच जाऊंगा जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। यानी मैं इन दोनों का क्या निकालूंगा, मीन प्रोपोर्शनल, और अगर वो 18 आ गया मतलब मैंने बिल्कुल सही किया था। मैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल निकालूंगा और 18 लाऊंगा। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं जी, इन दोनों को किस में डाल दो, रूट में डाल दो। मीन प्रोपोर्शनल बराबर इनको रूट में डाल दो, 9 गुना 36। जिसको 9 गुना 36 करना है वो 324 ले आए और 324 का रूट करे 18 ही आएगा। जिसको नहीं करना वो देखो, जिसको नहीं करना इसका मतलब वो मेरा भाई है, वो मेरे से अच्छे से सीख रहा है। क्योंकि मैं कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में बिलीव करता हूँ, मुझे बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करने में कोई मज़ा नहीं आता, और आपको भी उससे बचना है। मैंने 36 को तोड़ के लिख लिया 9 गुना 4, लिख सकता हूँ ना, ये 36 था, मैंने इसको लिख लिया 9 गुना 4। सेम लॉजिक लगाओ, जो चीज़ रूट के अंदर 2 बार आती है वो बाहर आ जाती है। तो क्या आपको 9 2 बार दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, तो 9 तो रूट के बाहर आ जाएगा। और फिर रूट के अंदर बचा कौन फिर, अगर ये 2 9 बाहर निकाले तो 9 बाहर आ गया, पीछे बचा 4। तो क्या 4 का रूट आप नहीं जानते कि 2 होता है, तो 9 दूनी 18, तो 18 ही तो लाना था। यानी मैंने मीन प्रोपोर्शनल सही निकाल दिया, इट मीन्स मेरे नंबर सही होंगे। एक बारी थर्ड प्रोपोर्शन भी चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा 9 और 36 का, तो क्या ऐसे नहीं निकलेगा। मैं इस बार वहां 144 थोड़ी पहले से रख दूंगा, मैं 144 लाके दिखाऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में थर्ड प्रोपोर्शन 144 आ रहा है कि नहीं, या हम ऐसी जबरदस्ती चीजों को मान रहे हैं। तो बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 9 गुना x बराबर 36 गुना 36, x बराबर 36 गुना 36 बटे 9, 9 वन जा 9 फोर जा, x बराबर 36 इंटू 4, 36 का डबल 72, 72 का डबल अब 144। 4 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 बार डबल कर दो, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। डबल करना बहुत आसान होता है, 2 का टेबल किसी को नहीं, सबको आता है, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको 2 का टेबल ना आता हो। 36 को डबल करोगे 72 बनेगा, 72 को डबल करोगे 144 बनेगा, यानी 36 का 4 गुना 144 होगा। हमने वेरीफाई भी कर लिया दैट वी आर राइट। अब आ जाओ एक नई टाइप के क्वेश्चन जो प्रोपोर्शन के ही हैं और हाल फिलहाल में पूछे भी जा रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन करवाने से पहले थोड़ा इसका आइडिया भी देना पड़ेगा। चलो स्टार्टिंग की स्लाइड में जाते हैं, आपको थोड़ा इसका आइडिया देते हैं ये है क्या। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, क्वेश्चन लेते हैं। बस ये प्रोपोर्शन का लास्ट कंसेप्ट है, जिसने ये भी प्रोपोर्शन में सीख लिया तो वो फिर प्रोपोर्शन में राजा बन गया। और इसके बाद वाली वीडियो में हम लेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के थोड़े हार्ड क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा वो वाला फील भी आए, जो हार्ड चीज़ें होती है वो कैसे की जाती है, वो भी बड़े मस्त तरीके से कराऊंगा, इजी। हार्ड मैंने कहा था कुछ नहीं होता, जिसको बेसिक तैयार हो जाएगा वो हार्ड मजे से करेगा। तो ज़रा एक क्वेश्चन लिखो, इससे आपको आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज होगी। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मेरे को, चलो। व्हाट नंबर should be added to, what number should be added to each of, किसमें 6 14 18 and 38, so that
the resulting numbers, so that the resulting numbers form a proportion. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? कि वो क्या नंबर हो, व्हाट नंबर का मतलब कि वो क्या नंबर हो जिसको हम क्या करें, ऐड करें। वो नंबर क्या हो जिसको हम ऐड करें, किसमें? टू ईच ऑफ, ईच का मतलब हर एक में, हर एक में यानी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। वो एक नंबर क्या हो जिन चारों में ऐड किया जाए ताकि ये प्रोपोर्शन बना दें। ये एट प्रेजेंट प्रोपोर्शन नहीं बना रहे, मैं आपको वेरीफाई करवा सकता हूं, ये प्रोपोर्शन नहीं बना रहे। ये मत सोचना कि ये चार नंबर दिए तो ये प्रोपोर्शन में होंगे ही होंगे, चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर आया कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया 38 इंटू 6, ये होता है जी 228, बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया 14 गुना 18, 18 इंटू 10 180, 18 चौक 72, 252। तो ये कहाँ बराबर है भाई? ये तो बराबर ही नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है भाई। हमें बनाने हैं जबरदस्ती, क्या करके? कुछ ऐड करके। वो क्या ऐड करना है वही बताना है। रेज कैसे करूं अब इसको, मुझे दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं पूरा मिटाऊंगा ये क्वेश्चन। नंबर्स नोट कर लो क्या क्या है। 6, 14, 18 और 38। 6, 14, 18, 38। 6, 14, 18, 38, इनमें कुछ ऐड करेंगे ताकि ये किस में बन जाए, प्रोपोर्शन में बन जाए। पहले इसको बेसिक मेथड से करवाता हूँ, लेकिन याद रखना मैं कभी भी बेसिक से नहीं करूँगा, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा और वो टेक्निक सीखनी है आपने। और वो टेक्निक आपको ये क्वेश्चन करके दे देगी 10 सेकंड मैक्सिमम और मिनिमम 5। जिसका मैथ बहुत अच्छा है वो 5 में कर लेगा, जिसका थोड़ा डामाडोल भी है वो भी 10 में कर लेगा, लेकिन बेसिक से तो 1 मिनट लगेगा। अगर इसको बेसिक से करना है तो भाई हर एक में क्या नंबर ऐड करें वो नहीं पता ना। लेट इट बी एक्स, लेट द नंबर टू बी एडेड, लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। सभी में एक्स ऐड कर दो, तो 6 प्लस एक्स बटे 14 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स। ये इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि प्रोपोर्शन में लाना है तो प्रोपोर्शन मींस इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। तो इक्वालिटी ऑफ रेशियोज, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, बन तो जाएगा, बेसिक मेथड से बन जाएगा नो डाउट। ये यहाँ मल्टीप्लाई होने आएगा, ये यहाँ होने जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 38 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस एक्स। तो ऐसे ही लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे। 6 को करूँगा 38 से, अभी किया था 228 बन गया था। 6 को करूँगा x से तो 6x, x को करूँगा 38 से तो 38x, x को करूँगा x से तो x स्क्वायर। ये ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई जानते हो ना कैसे करते हैं? पहले एक टर्म को पकड़ लेते हैं और फिर इससे भी करवाते हैं और फिर इससे भी करवाते हैं, फिर दूसरी टर्म को पकड़ लेते हैं, फिर इससे करवाते हैं, फिर इससे करवाते हैं। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको इतना बेसिक आता है, इतना मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, वरना मैं अगर प्लस माइनस भी सिखाने लगा फिर तो नहीं काम चलेगा। 18 इंटू 14 अभी किया था 252, 18 इंटू एक्स 18x, 14 इंटू एक्स 14x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन सी बन जाएगी। और आपको पता है इज इक्वल टू के आमने सामने सिमिलर चीजें कट जाती हैं, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर गया, 228 यहाँ से गए, 228 यहाँ से गए, यहाँ 24 बचेंगे, 228 वहां से कैंसिल कर दिए, 228 वहां से कैंसिल कर दिए, वहां 24 रह गए। 6x यहाँ से गए, 6x यहाँ से गए, यहाँ 8x बच गए। 18x यहाँ से गए, 18x यहाँ से गए, यहाँ 20x बच गए। फिर 8x यहाँ से गए, 8x यहाँ से गए, यहाँ 12x बच गए। फिर आमने सामने काटने वाली टेक्निक सीखो, वरना आपको एक साइड शिफ्ट करने पड़ेंगे और आपका एक स्टेप ज़्यादा लगेगा।
तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये बचा 12x, और मेरे पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये बचा 24, और कुछ नहीं बचा, सब कट गया। तो 12x की वैल्यू 24 है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, x की वैल्यू आ गई 2। यानी वो जो नंबर ऐड करना है वो होगा 2। 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ये मेहनत ज्यादा नहीं है, इतनी मेहनत कौन करेगा? 38 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 18 को 14 से मल्टीप्लाई करो, फिर काटो, फिर माइनस करो। देयर इज टू मच हार्ड वर्क। और फिर आंसर सही है वो मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। सभी में 2 2 ऐड करो, तो 6 में 2 करोगे तो ये 8 बन जाएगा, 14 में 2 करोगे तो ये 16 बन जाएगा, 18 में 2 करोगे तो ये 20 बन जाएगा, और 38 में 2 करोगे तो ये 40 बन जाएगा। अब आप चेक कर लो, सामने दिख रहा है इनमें रेशो क्या बन रहा है 1:2, और इनमें भी रेशो क्या बन रहा है 1:2, यानी अब ये प्रोपोर्शन में है। वरना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके देख लो, ये प्रोपोर्शन में है, अब है। 2 ऐड करने के बाद बन गए, पहले नहीं थे। वैल्यूज क्या है 6, 14, 18, 38। अब देखो ये जैसे मैंने करवाना है आपको, ये सीखना है आज आपको। आज का आपका मेन पर्पज ही यही है कि आपको ये मेथड सीखना है जो अभी सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल जो सब याद किया वो सब भूल जाओ, क्योंकि जब नई चीज़ सीखनी होती है फिर अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर सिर्फ जो सामने वाला बोल रहा है उसको सच मानना। और आंसर 2 आ जाएगा तो आप सच मानोगे मानोगे, क्योंकि बेसिक से 2 आया तो इससे भी तो 2 आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो सबसे पहले जिस फॉर्मेट में मैं आपको बोलूंगा वैसे लिख देना, मतलब अपनी मर्जी मत चलाना। यहाँ लिखना है ऐसे खुला खुला 6, यहाँ 14, यहाँ 18, यहाँ 38। ठीक है, हमेशा ऐसे कि जो पहला दूसरा है वो ऐसे ऐसे, तो फिर जो तीसरा चौथा है वो ऐसे ऐसे, आराम से लिख पाओगे। फिर अगला काम क्या करना, अगला काम करना गैप नोट करना। 6 और 18 का गैप, 14 और 38 का गैप। भाई गैप कैसे देखते हैं, माइनस करके। तो 6 और 18 का गैप बन जाएगा 12 का, और 14 और 38 का गैप बन जाएगा 24 का। माइनस करना जानते हो तो आप गैप मजे से देख लोगे। अभी तक कोई मुश्किल काम तो नहीं किया ना, लेकिन स्टेप भी याद रखना है, इसमें आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले नंबर जिस फॉर्मेट में मैंने लिखे आपने भी लिखने हैं, और फिर हॉरिजॉन्टली गैप देखना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं। मतलब इन दोनों का गैप देखना है और इन दोनों का गैप देखना है, वो आ गया 12 और 24। जो आपका गैप आ गया उसकी रेशो बनाओ। आपका गैप आ गया 12 और 24, इसकी रेशो बनाओ, यानी डिवाइड करो। 12 वन जा, 12 टू जा, 1/2 बन गया वो। वेरी इजी। देखो कट रहे होंगे तो काटने, जबरदस्ती थोड़ी काट देने हैं। कल को 5/7 आ जाएगा तो मैं नहीं काट पाऊंगा ना। ये 12 और 24 कट रहे थे तो मैंने काट दिए। काटने के बाद यहाँ गैप नोट करो इन दोनों में। पहले वाले स्टेप में हॉरिजॉन्टल गैप, अब वाले स्टेप में वर्टिकल गैप, ऊपर से नीचे वर्टिकल। 1 और 2 में कितने का गैप है, 1 का, वो यहाँ लिख लो। ध्यान से समझना भाई, अभी लग रहा होगा स्टेप ज्यादा है, पर नहीं। एक बार जब चीज दिमाग में बैठ जाए फिर नहीं ज्यादा। क्रॉस प्रोडक्ट कितना इजी था, उसी तरह ये भी बहुत इजी है। मैं सिखाने के लिए टाइम ले रहा हूँ और बनता भी है मेरा इतना टाइम लेना। फिर यहाँ गैप देखो, पहले हॉरिजॉन्टल गैप, वो जो आएगा उसके रेशियो बना ली, रेशियो बना ली 1:2। 1:2 में गैप कितने का, 1 का। अब ये वाला गैप, तो 14 और 6 में गैप कितने का है, आप बोलोगे 8 का। बस इतना ही काम करना है। वहां वाला गैप और यहाँ वाला गैप नोटिस करना है। जब नोटिस कर लिया इनको सेम करना है बस। तो यहाँ 8 का है तो वहां भी 8 का बना लो। वो 1 दिख रहा है ना, 1 को 8 बना लो बस। 1 को 8, तो 1 को 8 बनाना तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बाय 8। तो आप कहेंगे कि इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 16। अब 8 और 16 में 8 का गैप क्रिएट हो गया, यस। तो 8 का गैप क्रिएट करना था, क्योंकि यहाँ भी गैप कितने का था, 8 का। जब गैप सेम हो गया तो क्वेश्चन हो गया। अब तो कुछ भी नहीं करना, अब नजर मारनी है बस एक। किस किस को नजर मारनी है, ये कितना दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है 6। ये आपको यहाँ क्या बना हुआ दिख रहा है, ये आपको वहां बना हुआ दिख रहा है 8। मैं पूछू 6 का 8 कैसे बना, आप बोलोगे 2 प्लस हुए, 2 आंसर। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, मैं फिर से समझाता हूँ इसको। 6, 14, 18, 38, 6, 14, 18, 38। सबसे पहले कौन सा गैप, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल गैप।
6 और 18 में मिल गया 12 का, 14 और 38 में मिल गया 24 का। ये पेन दिख ही नहीं रहा होगा, इधर होता है। फिर मैंने कहा अगर वो दोनों कटते हैं तो काट दो, क्योंकि उनकी रेशो बनानी है। तो आपने बोला कट रहे हैं भाई, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा, इनका गैप नोट कर लो इसी समय। गैप दिखा 1 का, जल्दी से इधर आ जाओ, गैप कितने का दिखा 8 का। यहाँ 8 का है तो वहां भी 8 का बनाओ, बन जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 16। अब इनसे मतलब है 8 और 16 से, बस अब नजर मारनी है। ये यहाँ 6 दिख रहा था, ये वहां जाके क्या बन गया, ये वहां जाके 8 बन गया। कैसे बन गया, 6 का 8 कैसे बन गया, 2 प्लस हुए, यस। नीचे मन नजर मार लो, चाहे या ऊपर या नीचे। ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 14, ये वहां जाके क्या बन गया, ये बन गया 16। 14 का 16 कैसे बन गया, आप फिर बोलोगे 2 ऐड हुआ है, तो यानी 2 ही आंसर है। अब इस टेक्निक से हम आने वाले क्वेश्चन करेंगे। ये टेक्निक एडेड में भी लगती है, ये टेक्निक सब्ट्रैक्टेड में भी लगती है, और सेम तरीका, कोई लॉजिक चेंज नहीं करना। क्वेश्चन देखते हैं आप। ध्यान से देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको नॉलेज होगी कि क्या यहाँ ये तरीका वैलिड है या नहीं। क्या कह रहे हैं जी, कह रहा है इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 12, 28, 21 एंड 45, द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। बोल रहा अगर ये जो 4 नंबर यहाँ दिए हैं, इन सभी में अगर मैंने x ऐड किया तो ये प्रोपोर्शन में बन जाएंगे, बट मुझे x नहीं पता, तो वही तो पता करना है कि क्या ऐड करूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की सिर्फ। आमतौर पे क्या पूछेगा, व्हाट शुड बी एडेड। इस बार व्हाट शुड बी एडेड नहीं बोल रहा, कह रहा है इफ x इज एडेड। तो यार x भी तो अननोन चीज है, तो x ही निकालना है मेरे को, बट मैं बेसिक से नहीं निकालूंगा, मैं वैसे ही करूंगा जैसे अभी किया था। यहाँ 12, यहाँ 28, यहाँ 21, यहाँ 45। इतना तो कोई भी बच्चा कर लेगा। जब ऐसा कर लिया तो गैप देखना है भाई, 12 और 21 में कितने का है, 9 का। 28 और 45 में कितने का है, 17 का। यहां लिख लेना जी 9 और 17, रेशियो फॉर्मेट में। अब 9 और 17 तो नहीं कटते ना, तो मैं जबरदस्ती भी नहीं काटूंगा, नहीं कट रहे नहीं कट रहे, लेकिन इनका गैप नोट कर लो। 9 और 17 का गैप है 8 का, ये गैप इंपॉर्टेंट होता है। और 12 और 28 में कितने का गैप है, 12 और 28 में गैप है 16 का। तो भाई अगर यहाँ 16 का गैप है तो वहां 8 का कैसे चलेगा, मेरे को नहीं चलेगा वो 8 का गैप, वो भी 16 का होना चाहिए, गैप शुड बी सेम। यहाँ 16 का है तो वहां भी 16 का चाहिए, तो मैं पूछूं 8 का 16 कैसे बनेगा, यू विल से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कर दो भाई। 9 को 2 से करूंगा ये बन जाएगा 18, 17 को 2 से करूंगा ये बन जाएगा 34। हो गया क्वेश्चन फिर, यही तो सारा काम है। ये नंबर आपको यहाँ 12 दिख रहा था, ये वहां जाके क्या बन गया, आप बोलोगे 18। 12 का 18 कैसे बना, 6 ऐड हुए होंगे, यानी कि वो जो x की बात हो रही है वो 6 है। ये जो x लिखा हुआ है ये कुछ नहीं, ये 6 है। x निकल गया, हो गया, बस x ही तो निकालना था इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं क्या चाहिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा आगे इस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है, बट बिना x की वैल्यू के आगे क्वेश्चन नहीं हो सकता था। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ये क्या कर रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, अच्छे से समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं। जब इतना काम हो गया फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6। कैसे आई है भाई, ये यहाँ 12 दिख रहा था वहां 18 बन गया, कितना बड़ा, 6 बड़ा। ऊपर से नहीं समझ आ रहा, नीचे से देख लो, ये यहाँ 28 दिख रहा है, वहां जाके क्या बन गया 34। 28 का 34 कैसे बन गया भाई, 6 ऐड हुए, तो x इज इक्वल टू 6। तो जब x की वैल्यू 6 पता चल गई है, फिर देखते हैं आगे क्या चाहिए इसको। इसको चाहिए व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 3 एंड 4x+1। उसको मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, मेरे को आता है मीन प्रोपोर्शनल निकालना, लेकिन किस किस का चाहिए पहले वो वैल्यू पता करो। x प्लस 3, तो x तो 6 है ना, तो 6 प्लस 3, एक तो उसको 9 का चाहिए, दूसरा 4x+1, 6 डालूंगा, 4 छिंग 24 और 1 25, यानी कि उसको 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शनल चाहिए। कौन नहीं निकाल लेता मीन प्रोपोर्शनल। अब किसी का मल्टीप्लाई करने का मूड है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, मल्टीप्लाई नहीं करना है।
9 जो है वो रूट से बाहर आ रहा है, क्या बन के आएगा? 3 बन के आएगा। और 25 जो है वो भी रूट से बाहर आ रहा है, क्या बन के? 5 बन के। 3 पंजे 15 आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा होगा, एट फर्स्ट लगना भी चाहिए, आपको नई चीज मुश्किल नहीं लगेगी तो और क्या लगेगा। लेकिन ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये आसान था। बस एक बार फिर से रिविजिट करने की जरूरत है, चीजें आसान है। एक और क्वेश्चन सिमिलर करते हैं, कंसेप्ट तो सीख के जाएंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 1 रुपए का चेंज नहीं। तो जिनको समझ आ गया एक ट्राई खुद से मारो, तो मेरे को बताना कि बन रही बात आपसे या नहीं। वीडियो पॉज करके आंसर वेरीफाई कीजिए। और जिनके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं वो इस टाइम पे स्पीड पे काम करो, सिर्फ स्पीड पे। जिसको लगता है कि मेरे को आती हैं चीजें, बस पेपर में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है, वो सिर्फ स्पीड पे काम करो, और स्पीड बढ़ती है भाई कैलकुलेशन से। When x is added to this, then the numbers are in proportion। तो वही सेम लॉजिक, 2, 3, 30, 35। 2 और 30 में कितने का गैप है? 28 का। 3 और 35 में कितने का गैप है? 32 का। इन दोनों को डालना होता है रेशो फॉर्मेट में। रेशो फॉर्मेट में रख दिया उन दोनों को, और अगर वो दोनों कट रहे हैं तो काट दो, लिहाज मत करो उनका। साफ साफ नजर आ रहा है 4 के टेबल से कट रहे हैं। 4 कितने सा? 28। 7 सा। 4 कितने सा? 32। 8 सा। गैप कितने का बन गया भाई? गैप बन गया 1 का। 7 और 8 में कितना गैप है? 1 का ही है। और यहाँ भी कितने का है? यहाँ भी 1 का है। तो अगर गैप बराबर है तो मतलब हमें कुछ नहीं करना। जब गैप ऑलरेडी सेम है तो फिर थोड़ी ना मैं जबरदस्ती कुछ करूंगा। मैं तो भाई गैप सेम करने के लिए काम करता हूँ, और यहाँ गैप ऑलरेडी सेम है तो मतलब सब सेट है। सब सेट है तो बस नजर मारो, ये यहाँ 2 दिख रहा था और ये वहां क्या बन गया? आप बोलोगे 7। मैं पूछूंगा 2 का 7 कैसे बन गया? आप बोलोगे आपने 5 ऐड किए। 5 इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यही तो पूछा ना कि ऐड क्या किया, तो वो पता चल गया 5 ऐड किया। नीचे से देख लो, ये क्या दिख रहा है? 3। ये क्या बन गया? 8। 3 का 8 कैसे बनता है? 5 ऐड करके। 5 पता चल गया ना। अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना। एक्स की वैल्यू पता चल गई 5। एक्स ने तो पंगा डाला सारा। मीन प्रोपोर्शनल चाहिए इसका और इसका, तो ये कितना बन जाएगा? 5 से 7 12। ये बन जाएगा 5 में से 2 के 3। मीन प्रोपोर्शनल बराबर अंडर रूट ऑफ 12 गुना 3 अंडर रूट ऑफ 36 बराबर 6। सी ऑप्शन मोस्टली बच्चों का बना होगा जो मैथ की नॉलेज रखते हैं और मेरे से अच्छे से सीख रहे हैं या पहले से कहीं से सीख रखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से ही सीखना है, कहीं से भी पढ़ो। मेन थिंग इज कि यू मस्ट शाइन। आपकी जॉब लग जाए, जॉब लग जाएगी तो जीवन की 99% प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। 1% तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मस्ट है। वो एक एकेडमिक वाले स्टूडेंट के लिए जॉब से ही आ सकती है ना, जिसने अपना सारा जीवन ही पढ़ाई को दिया है, ना नाचना आता है, ना गाना आता है, ना खाना पकाना आता है। वो किस पे डिपेंडेंट है फिर? वो सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंडेंट है। तो पढ़ाई से जॉब ही मिलेगी तो उसका फायदा हुआ ना, उसके 20-21 साल की मेहनत का। तो किसी भी जॉब के पीछे वो अर्जुन की तरह एक चीज पे नजर, प्रॉपर अपने टारगेट पे नहीं हिलना बिल्कुल भी। ये नहीं कि मैं केएस का प्री भी दे देता हूँ, मैं यूपीएससी का भी दे देता हूँ, मैं एसएससी का फॉर्म भी भर देता हूँ, मैं फॉरेस्टर का भी भर देता हूँ, मैं एसबीआई क्लर्क भी भर देता हूँ। तो ऐसा बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं होता। बैंक की अलग डिमांड है, एसएससी की अलग डिमांड है, और जेकेएसएस भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इन दोनों का सबसेट है। मतलब जो इन दोनों की तैयारी करते हैं ना, वो जेकेएसएसबी को हलवा समझते हैं। जेकेएसएसबी कहीं ना कहीं जीके पोर्शन पे, कंप्यूटर पोर्शन पे ज्यादा फोकस करता है। उसको मैथ रीजनिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, वरना वो कंप्यूटर को 25 नंबर का क्यों रखेगा। तो एग्जाम की डिमांड समझ के तैयारी करनी है। ऐसे नहीं घुस जाना है कि जो पढ़ा रहा है टीचर पढ़ते जाओ बस। क्या वो आपके एग्जाम के सबसे रेलिवेंट है? पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। एक सब्ट्रैक्टेड वाला है यार,
ये मैं करवाऊँ या होमवर्क में दें? होमवर्क में देंगे। इसके बाद 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन सब होमवर्क में भाई। मैं नहीं करवा रहा हूँ कोई और क्वेश्चन। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एक इस क्वेश्चन का, होमवर्क में करो। ज़रा आप भी एफर्ट करो, मैं कितना ही पढ़ाऊँगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और ये दोनों भी आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। एक मिनट, मेरे को उस क्वेश्चन में एक दिक्कत लग रही है, मैं करेक्शन करवा देता हूँ। जल्दबाजी में गलत हो चुका है। बिल्कुल, ये सिर्फ 6√5 है, कोई n वगैरह कुछ नहीं है भाई। n कहाँ से आ गया? सिर्फ 6√5 है ये। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस एंड द थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस? यस, वो 6√5 है, करेक्शन कर लो। और नीचे वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही लग रहा है। 12.8, 64.8, 38.4, 57.6 रेशो पूछा है 2x और y का। बिल्कुल, तो ये दोनों भी आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं। तो इफ यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप ग्रैब कर रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर आंसर करेंगे ना, तो सच में बहुत आने वाले सेशंस में और मजा आएगा यार, क्योंकि मैं फिर आपको और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। एक थोड़ी आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करने वाले बनो। मेरे पास इतना भंडार है क्वेश्चनों का, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं रेशो महीना पढ़ा सकता हूँ, महीना, तब भी खत्म नहीं होगी। इतने वास्ट चैप्टर है ये तो मेरे को थोड़े थोड़े शॉर्ट कर करके पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको मैं कोई वीडियो 10 दिन से ऊपर ले लूँ तो आपको लगता है कि यार ये पागल हो गया हुआ इंसान, इसको लगता है कि मैथ ही सब कुछ है। तो देखो यार, जब आपको इतना कंटेंट आता होता है ना, तो आप जब इतना सा दोगे ना, तो फिर आपको खुद में गिल्टी फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो वो रीजन रहता है मेरा, थोड़ा चीज़ों को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। बट आपको फिर भी फील होता होगा कि अभी भी कम है। जो सच में डेडिकेटेड बच्चे हैं कि यार ये अभी वो लेवल नहीं टच कर रहे सर जो एक्चुअल में है, तो वो नहीं को पता है। लेकिन जो बेसिक से सीख रहे हैं उनको लगता है ये सफिशिएंट है। तो नो डाउट एट प्रेजेंट आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन इन फ्यूचर आपको और अपने आप को इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट करो, श्रीलंका से सीखो। श्रीलंका पहला मैच अफगानिस्तान से बुरी तरह हारा था, बुरी तरह 100 पे ऑल आउट हो गया था, और अफगानिस्तान ने 7-8 ओवर में चेज कर लिया था। किसी ने श्रीलंका को चांस नहीं दिया था इस एशिया कप में, पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कम बैक की, और देख लो आप कल का रिजल्ट आपके सामने है। कल भी वो बुरी तरह फंसे हुए थे, 58 पे 5 विकेट उड़ गई थी उनकी। पहली बैटिंग कर रहे हैं, 58 पे 5 बैट्समैन आउट हो गए हैं, लेकिन फिर भी 170 बनाए, और फिर बनाने नहीं दिए पाकिस्तान को। इसको बोलते हैं जब आप लग जाओगे ना किसी काम में, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय।